एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई को ज़ोरों शोरों से कंटिन्यू रखना, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। और वैसे तो ये बहुत टाइम से सब बोल रहे हैं, बट अब 100% कन्फर्म है कि वैकेंसी आने वाली है और इसके साथ ही बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखो। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि देखो, महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी में कितने लोग मतलब सिलेक्ट होते हैं, कितने लोग नहीं होते हैं, ये किसी को नहीं पता है ना। कोशिश सब कर रहे हैं। हाँ, चांसेस उनके ज़्यादा हैं जिनका स्कोर 150 प्लस आ रहा है, उनमें ज़्यादा कंपटीशन है ना। उन्हीं में से कुछ हैं जो सिलेक्ट होंगे, कुछ हैं जो नहीं होंगे। इफ़ इन केस अगर नहीं होता सिलेक्शन, तो एक सेकेंडरी एग्ज़ाम मतलब आप अपने माइंड में रखिए कि हाँ, अगर मैं मतलब अपने ये सब्जेक्ट अच्छे कर लेती हूँ तो मेरा अगर महिला पर्यवेक्षक में नहीं भी होता तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए मैं रेडी हूँ। उसके लिए पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे पता नहीं ये वैकेंसी मतलब आ रही है कि नहीं आ रही, बट अपकमिंग कैलेंडर में है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों पे थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेना। क्योंकि अगर मैथ्स रीजनिंग हर व्यापम के सारे एग्ज़ाम में आती है ना, महिला पर्यवेक्षक में तो बहुत कम नंबर की आती है, 10-10 नंबर, 8-8 नंबर की। बट बाकी एग्ज़ाम में ये 25, 30, 20 नंबर इस टाइप का आता है ना। तो आप महिला पर्यवेक्षक का पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही इसको छोड़ के आप दूसरी वैकेंसी का पढ़ो, लेकिन जब आप इसके लिए मैथ्स और रीजनिंग से भाग रहे हो ना, जो महिला पर्यवेक्षक के लिए, वो आप अच्छे से करने लगो। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों को आप अच्छे से करने लगो, तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि इन केस अगर आपका महिला पर्यवेक्षक में नहीं होता है तो कम से कम आपको मैथ्स रीजनिंग से डर नहीं लगेगा। आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होगे जब तक, और अगर आपका दूसरा फॉर्म भरते हो आप, जिसमें मैथ्स रीजनिंग का नंबर स्कोर ज़्यादा चाहिए, तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैथ्स रीजनिंग तो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, है ना। कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग ये लगभग व्यापम के सभी एग्ज़ाम में आता है। साइंस भी आता है, तो पोषण आप पढ़ ही रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करो, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लो। किसको? पोषण को, है ना। पोषण के अलावा मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर को, ताकि अगर महिला पर्यवेक्षक के फॉर्म से पहले भी कोई वैकेंसी सामने आती है तो आप उसको भर दो, या अगर महिला पर्यवेक्षक के बाद कोई अच्छी वैकेंसी आती है तो अपन उसको फिल कर सकें, है ना। क्योंकि एक चीज़ ये बहुत क्लियर अपने माइंड में रखो, उम्मीद सबको महिला पर्यवेक्षक से है, वैकेंसी सामने है, आएगी ही, है ना। एग्ज़ाम लाखों लोग देंगे, बट उनमें से किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, ये चीज़ उसी टाइम पे क्लियर होगी जब कंफर्म होगा कि हाँ इतने पद आ रहे हैं। अब पता चला कि जितने उन्होंने अभी दिए हैं इतने ही पद आएंगे, तो ये बात आपको भी पता है कि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होगा। फिर बाकी बचे हुए लोग क्या करेंगे? दूसरे एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जिनका टारगेट है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है, तो वैकेंसी देखो बार बार आने वाली है नहीं, तो इसलिए अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर लो कि इसकी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग अच्छी कर लो, है ना। खासकर मैथ्स अच्छी कर लो। रीजनिंग तो देखो क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, मतलब रीजनिंग अगर टफ आती है तो शायद बैंक के एग्ज़ाम में ही आती है। बाकी तो व्यापम के एग्ज़ाम में नॉर्मल रीजनिंग रहती है, वो आप कर सकते हो, है ना, आराम से कर सकते हो। अगर आप थोड़ी बहुत भी मैथ्स पढ़ते हो तो आप कैलकुलेशन करके थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप रीजनिंग बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन आप मैथ्स नहीं कर सकते हो, मैथ्स थोड़ा सा टफ होती है ना। तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस करने लगो और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो मैथ्स को। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। बहुत ज़्यादा नहीं, पता है डेली का 10 क्वेश्चन का भी टारगेट कर लोगे ना, नहीं बनता आपसे, कोई बात नहीं, आप देख के करो। एक ही लेक्चर को 2 बार 3 बार देखो, बनेगी, मतलब ट्राई तो करो। देखो अभी तो नहीं, बट बहुत टाइम से मैं भी नहीं पढ़ रही थी, मतलब ये इसका कोई लॉजिक नहीं होता कि अगर कोई कहे कि आपने 11th में साइंस लिया था तो आपकी मैथ्स तो बहुत अच्छी होगी। इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई का आपके कंपटीशन की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। इन दोनों में कोई आपका कंपैरिजन नहीं कर सकता कि आपने उसमें 90% लाए तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लोगे, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कॉन्टिन्यूटी चाहिए, जो कि बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं ना। अभी आप और हम खुद देख रहे हैं कि बहुत टाइम से हम लोग साथ में हैं, अपन लोगों का ना चाहते हुए भी ब्रेक लगता है ना। देखो जो लोग मैरिड हैं वो
वो भी बचते हैं, कोशिश करते हैं कि ब्रेक ना लगे, बट कुछ ना कुछ कारण से लग जाता है। अब आप उसको खुद अपना गलती मानो या आप किसी के ऊपर दोष दो, तो मुझे नहीं लगता किसी और को दोष देना चाहिए, क्योंकि गलती खुद की है यार। देखो, खुद सपना देखे हो, खुद को पूरा करना है। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हो ना कि इसके कारण नहीं पढ़ पाए, उसके कारण नहीं पढ़ पाए, तो ये तो गलत हो जाएगा अगर आप किसी और को बोलोगे। तो कोशिश इसलिए खुद को रखो। और ये मेरे बोलने का रीज़न इसलिए भी है कि देखो, अभी आप सिर्फ एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज़ महिला पर्यवेक्षक। इन केस अगर आपका नहीं हुआ, आपका मोराल पूरा डाउन हो जाएगा, आप एकदम लो फील करोगे, है ना। हो सकता है घर परिवार में आपको कुछ ताने भी सुनना पड़े, फिर आपको बहुत बेकार लगेगा। तो बेटर है कि अगर 25 में और मौका मिल रहा है आपको इस एग्ज़ाम के अलावा, तो आप उसके लिए कोशिश कर लो। ज़रूरी तो नहीं है कि महिला पर्यवेक्षक ही बनना है, सबके सब तो महिला पर्यवेक्षक नहीं बन पाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि आप अपने माइंड में ये रखो कि आपको महिला पर्यवेक्षक नहीं बनना है, नहीं। आप महिला पर्यवेक्षक बनो, आप उसी का सपना देखो, लेकिन हाँ, अपने ब्रेन में ये ज़रूर रखो कि मैथ्स मुझे सिर्फ 10 नंबर के लिए नहीं पढ़नी है, बल्कि मैथ्स मुझे 25 नंबर या 50 नंबर के लिए पढ़नी है। इससे क्या होगा कि अगर आप नहीं हो पाए इसमें सिलेक्ट, आप इसके जस्ट बाद आपको कोई दूसरा एग्ज़ाम देना है, तो कम से कम अगर उसमें मैथ्स आ रही है तो आपको मैथ्स के लिए लोड नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, आप दूसरे सब्जेक्ट आराम से पढ़ पाओगे, है ना। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस को लो मत करो, है ना। और थोड़ा सा मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस, इस पे ज़्यादा काम कर लो, ठीक है। तो आपको क्या रहेगा, आपके पास एक दूसरा चांस रहेगा, है ना। जो लोग देखो अनमैरिड है, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। घर पे मम्मी पापा शादी के लिए बार बार बात करते रहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए खुद को डिस्टर्ब करने से बेटर है कि आप ये करो कि आप अपने आप को बिज़ी रखो, आप पढ़ो आराम से, मम्मी पापा को अपना काम करने दो, ठीक है। और आप अपना ध्यान सिर्फ इस पे रखो कि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड कैसी है, ठीक है। जैसे कि अपन सीडीपी की बात करें, अगर आपके महिला सुपरवाइज़र में सीडीपी में 40+ आते हैं, आपकी कमांड बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके 30+ आते हैं, तो आप उसको 35+ करने की कोशिश करो, जिसके 35+ आते हैं उसको 40 करने की कोशिश करो। ऐसे छोटे छोटे टारगेट रखो, ऐसा मत रखो कि आपको सीधे यार मेरे तो 120 नंबर आए ना, मुझे तो 160 चाहिए, कैसे चाहिए। तो आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, पहले उस पर कमांड अच्छी करो, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो, उस पर अच्छी कमांड करो, तब आपके नंबर धीरे धीरे खुद ही बढ़ जाएंगे। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके नंबर कैसे 120 से 140 आ गए, या कैसे 140 से 160 आ गए। तो आप सिर्फ ये देखो कि आपके नंबर कम कहाँ हो रहे हैं, और जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे आप एक एक यूनिट, और हर एक यूनिट के अंदर एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, आपके नंबर खुद बढ़ जाएंगे, है ना। और जो मैंने कहा है वो सिर्फ इसलिए कहा है कि अगर महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी नहीं आ रही है, डिले हो रही है, तो आप उसकी तैयारी करते हुए दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो सकते हो, ठीक है। पर दूसरे एग्ज़ाम का मतलब ऐसा जिसका सिलेबस आपसे मैच करता हो, है ना। ऐसा नहीं कि अब आप इंग्लिश पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि आपके महिला सुपरवाइज़र में इंग्लिश का कोई काम नहीं है ना। तो मैंने इसीलिए क्या बोला आपको, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि कुछ लोग इसका गलत मतलब ना निकालें कि आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी छोड़ के दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है, आप पढ़ो महिला सुपरवाइज़र का ही, है ना। लेकिन जब आपको ये पता है कि साइंस सभी एग्ज़ाम में आता है, तो अपना साइंस वाला चैप्टर बहुत अच्छा कर लो, मैथ्स हर एग्ज़ाम में आता है तो मैथ्स अच्छी कर लो, रीजनिंग अच्छी कर लो, कंप्यूटर अच्छा कर लो, है ना। तो आपको दूसरे एग्ज़ाम से भी कुछ उम्मीद आप कर सकते हो खुद से। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट खुद ये है कि मुझे एक जॉब चाहिए। पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ सुपरवाइज़र, बट मैं आज ही चेक कर रही थी, तो मैंने ये सोचा कि अगर पढ़ ही रहे हैं तो उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे मैथ्स अभी अपन प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स के भी अपन क्वेश्चन देख के मैं छोड़ देती हूँ कि यार इतना टफ नहीं आता सुपरवाइज़र में, इसको क्यों सॉल्व करना, उसको हटा देते हैं अपन, है ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स रीजनिंग में भी थोड़ा अच्छे से करूँगी,
ताकि अगर कोई और एग्ज़ाम सामने आता है 25 में तो मैं भी उसको प्रिपेयर करूँगी, है ना। तो इसलिए मैंने आपको भी बोला कि आप भी अपने आप को इस तरह से रेडी रखो कि अगर कोई और एग्ज़ाम देना पड़े तो उसके लिए आपको टेंशन ना हो, आप आराम से खुशी खुशी वो पेपर दे पाओ, है ना। पढ़ने की आदत तो आपको है ही, इतने दिन में थोड़ा थोड़ा तो सब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की आदत आपकी छूटेगी भी नहीं। और जैसे आप बोर हो जाते हो, है ना, कि बार बार मैनेजमेंट पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, सीडीपी पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, तो बीच बीच में जब मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर पढ़ोगे तो उसका बेनिफिट आपको इस एग्ज़ाम में भी मिलेगा और दूसरे एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सबको। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और कोशिश करती हूँ लाइव आने का। अगर आ पाती हूँ तो रात में